नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। जो सेकंड जनरेशन आई, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, और तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह जो है आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। तो तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं। अब जो आईसी है इसका फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी चिप का पूछा जाता है कि आविष्कार किसने किया था। तो आईसी चिप का आविष्कार किया था जैक किबली ने, ठीक है। तो ये फैक्ट हैं, इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है। तो देखिए असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है असेंबलर, यानी कि ए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सबसे छोटी रेंज कौन सी है। तो एक्सेल में सबसे छोटी रेंज पूछी गई है। तो एक्सेल में सबसे छोटी रेंज होती है सेल, यानी कि ए ऑप्शन है। देखिए रो और कॉलम, जो आपका कॉलम है और जो रो है, इनके बीच का जो स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो इसको हम सेल बोलेंगे। और ऐसी कई सारी सेल से मिलकर बनती है एक सीट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एम एस एक्सेल में सीट 1, सीट 2 और सीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट एम एस एक्सेल में 3 सीट होती हैं। तो कई सारी सेल से मिलकर बनती हैं सीट, और कई सारी सीट से मिलकर क्या बन जाती है, एक बुक बन जाती है, जिसको हम वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बस नहीं है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक बस नहीं है। तो देखिए आप लोगों ने डेटा बस सुना होगा, एड्रेस बस सुना होगा, कंट्रोल बस सुना होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर कोई बस नहीं होता, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश बताना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है, अमेरिका में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था। तो WWW का विकास किया था टिम बर्नर्स ली ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब किया था इसका विकास, तो इसका विकास इन्होंने किया था 1989 में। तो ये आपको सन भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब से हुआ। तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और पूछा जाता है कि सबसे पहले जो इंटरनेट चला था वह किस कंपनी के माध्यम से चला था। तो वो चला था VSNL के माध्यम से, ठीक है। VSNL के माध्यम से भारत में सबसे पहले इंटरनेट चला था। तो ये आपको याद रखना है, कब, 15 अगस्त 1995 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है। तो निजी क्षेत्र की कंपनी है सबसे पहली, उसका नाम है सत्यम इन्फोवे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। तो पहली कंपनी यदि पूछा जाए तो आपको लगाना है VSNL, लेकिन पूछा जाए कि पहली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है तो आपको लगाना है सत्यम इन्फोवे। ये दोनों फैक्ट हैं, दोनों पूछे जाते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम एवं यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं यूजर इंटरफेस, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यूजर इंटरफेस जो है ये 2 प्रकार का होता है, पूछा जाता है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका GUI, ठीक है, एक होता है आपका GUI और दूसरा आपका होता है CUI। दोनों के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और जो दूसरा है इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका काम क्या होता है कि इसमें जो यूज़र है वो ग्राफिक्स के माध्यम से सिस्टम से कांटेक्ट करता है, संपर्क करता है। और जो कैरेक्टर इंटरफेस होता है इसमें लिखा रहता है, इसमें कैरेक्टर के माध्यम से यूजर जो है सिस्टम से इंटरफेस करता है, संपर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 10 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। 4 में से आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वेबकैम जो आपका होता है, जो कैमरा होता है उसमें भी हम फोटो इनपुट करते हैं तो ये भी इनपुट डिवाइस है। फिंगरप्रिंट जो मशीन है जिसमें आप फिंगर लगाते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन साउंड जो होता है आपका ये इनपुट डिवाइस नहीं है, साउंड आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी फाइल को या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं आप तो F2 प्रेस करें। ठीक है, जैसे ही आप कीबोर्ड से F2 दबाएंगे उस फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, गूगल द्वारा प्रस्तुत ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल ने डेवलप किया। तो गूगल ने डेवलप किया था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हैं, iOS, ब्लैकबेरी, सिम्बॉन और एंड्रॉयड। ये सभी जो हैं मोबाइल में प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और जो एंड्रॉयड है इसको गूगल ने डेवलप किया था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जावा जो है इसके लिए आधिकारिक भाषा है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, ICMP का पूर्ण रूप। ICMP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना की थी बिल गेट्स ने, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। आपको पता होगा लेकिन हमें फैक्ट समझना है। देखिए बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी, डेट पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका प्रमुख प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब सब प्रमुख प्रोडक्ट कौन सा बनाती है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो बनाती है। जो विंडोज़ होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, तो प्रमुख इसका प्रोडक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना। बाकी अन्य प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी। और यहाँ पर लिखा है मार्क जुकरबर्ग, तो ये कौन है, ये फेसबुक के संस्थापक हैं, इन्होंने फेसबुक बनाई थी। और यहाँ पर लिखा है स्टीव जॉब्स, तो ये कौन है, तो देखिए जो एप्पल कंपनी है, स्टीव जॉब्स जो है एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। और लिखा है जेफ बोजेस, तो ये कौन है, ये अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं। तो चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, चारों पूछे जाते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो डिलीट की गई फाइल या फिर फोल्डर को संचित रखता है। तो देखिए जो रिसाइकल बिन होता है इसमें हम किसी भी फाइल को डिलीट कर दें तो वो फाइल और फोल्डर जिसको हमने डिलीट किया है वो कहाँ पर आ जाता है, रिसाइकल बिन में आ जाता है। क्योंकि जो फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो स्थायी रूप से परमानेंटली डिलीट नहीं होती हैं, वो कहाँ पर आ जाती हैं, रिसाइकल बिन में आ जाती हैं। और जो फाइल हमने डिलीट की हैं या फोल्डर हमने डिलीट किए हैं इनको हम रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन यदि इनको हम स्थायी रूप से डिलीट करना चाहें तो या तो फाइल या फोल्डर को शिफ्ट के साथ में डिलीट करें, शिफ्ट बटन होती है उसके साथ में हम डिलीट करेंगे तो जो भी फाइल या फोल्डर हैं वो परमानेंटली डिलीट होंगी। या फिर आपने शिफ्ट के साथ में फाइल या फोल्डर को डिलीट नहीं किया है तो रिसाइकल बिन में आके एक बार इसको फिर से डिलीट करना पड़ेगा, तब परमानेंटली डिलीट होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो MS पावर पॉइंट में यदि नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो कंट्रोल M का प्रयोग करना होता है, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि जब भी हम कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन MS पावर पॉइंट में यदि नई स्लाइड बनाना है तो कंट्रोल के साथ में M प्रेस करना होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए और यदि हम बात करें यहाँ पर MS पावर पॉइंट में कि कंट्रोल एन का क्या प्रयोग होता है, तो इसमें न्यू प्रेजेंटेशन बनती है। कंट्रोल एन के माध्यम से न्यू प्रेजेंटेशन बनाते हैं और कंट्रोल M के माध्यम से न्यू स्लाइड बनाते हैं, तो दोनों में इतना अंतर है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्वर से कोई फाइल या सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम कोई फाइल या फिर सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम डाउनलोड बोलते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग बोलते हैं, ए ऑप्शन से हो जाएगा।
और देखिए इंटरनेट पर यदि किसी फाइल या फिर सूचना को भेजना क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। तो दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, ईमेल करते समय प्राप्तकर्ता की मेल आईडी कहाँ लिखी जाती है। देखिए जब भी हम ईमेल कर रहे हैं तो जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं उसकी ईमेल आईडी कहाँ पर लिखते हैं, तो उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं फ्रॉम वाले टेक्स्ट बॉक्स में। यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा, जो फ्रॉम वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हम जो रिसीवर होता है उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं, और टू वाले जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हम अपनी मेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मेल आईडी लिखी रहती है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है इसमें हम क्या लिखते हैं, तो मेल से संबंधित जो विषय वस्तु है कि किस सब्जेक्ट में हम मेल कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखते हैं विषय वस्तु। और जो कंपोज वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है इसमें हम क्या लिखते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं मेल का विवरण कि आप किस संबंध में मेल कर रहे हैं, उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हम कंपोज वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। कोई कंप्यूटर यदि पहले से चालू रखा है उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको चालू करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो वार्म बूटिंग है ये कौन से बटन के माध्यम से होती है, तो ये रीस्टार्ट बटन के माध्यम से होती है, और इसमें डेटा का नुकसान हो सकता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक होती है कूल्ड बूटिंग, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो कूल्ड बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में चालू करना है। यानी कि आपका कंप्यूटर बंद रखा है और उसको आप चालू कर रहे हैं, तो कौन सी बूटिंग होगी, वो कोल्ड बूटिंग होगी, ठीक है। और कोल्ड बूटिंग को जो है कौन से बटन से करते हैं, तो इसको पावर बटन, जो आपकी पावर बटन होती है जिससे हम कंप्यूटर को सीपीयू को ऑन करते हैं, कोल्ड बूटिंग पावर बटन के माध्यम से होगी। और इसमें जो आपके डेटा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हार्डवेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि वार्म बूटिंग जब हम करते हैं उसमें आपके जो डेटा है या फिर हार्डवेयर इनको नुकसान हो सकता है। कोल्ड बूटिंग में आपके डेटा और हार्डवेयर को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो दोनों में अंतर है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, आपको बताना है हार्ड कॉपी क्या होती है। तो देखिए जो हार्ड कॉपी है प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होती है। यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए हमेशा पूछा जाता है कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी आप समझ सकते हैं प्रिंट आउट, कोई भी आपकी फाइल है एमएस वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट की कोई भी फाइल है, उसका यदि आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, आपके हाथ में वो चीज़ है, तो उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। और यदि आपके किसी भी सिस्टम में डली है, जैसे सीडी में सेव है, पेन ड्राइव में सेव है या फिर कंप्यूटर में सेव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी मेल कर दो, मतलब वो फाइल आपके पास है कंप्यूटर में या फिर अन्य डिवाइस में, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, कंप्यूटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम के बिना सीधे किस भाषा को समझ सकता है। तो देखिए एक ऐसी भाषा है जिसमें किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती और कंप्यूटर समझ जाता है, वो है मशीनी लैंग्वेज। यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए जो मशीनी लैंग्वेज है इसमें जो है 0 और 1 डिजिट, दो ही जो डिजिट हैं इन्हीं में जो है प्रोग्राम लिखा होता है और इसको कंप्यूटर जो है सीधे समझ लेता है। इसमें किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की ज़रूरत कंप्यूटर को नहीं पड़ती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, यूनिक्स क्या है, आपको बताना है यूनिक्स क्या है। तो देखिए जो यूनिक्स है सभी लोग जानते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो यूनिक्स है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस का पूर्ण रूप, यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग यहाँ पर यूपीएस देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो देखिए ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उदाहरण हम देख लेते हैं। एमएस वर्ड है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, तो ये सभी जो हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई क्या है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं।
तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को